चलिए अब क्विक रिवीजन के इस सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर का भाई हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप बेहतर एग्जाम में कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क ऑब्टेन कर सके। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसका भी क्विक रिवीजन करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके मतलब समझते हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल क्या है ना। अम्ल जिसे हम एसिड भी बोलते हैं, एसिड या अम्ल क्या है। उसके बाद पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस देख लेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, लवण के बारे में यानी कि सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, अम्ल मतलब एसिड, बेस मतलब क्षार मतलब बेस और सॉल्ट मतलब लवण। इसका जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो है अम्ल का लिख देते हैं। उसके बाद बारी बारी से हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, याद रखना है, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल क्या करते हैं कि नीले लिटमस को, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं। अम्ल और क्या करते हैं, अम्ल जो है विद्युत के, अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, है ना। क्या करते हैं, अम्ल जो है विद्युत को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो है हाइड्रोजन के आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन के। जब इनको पानी में डाला जाता है ना, जब भी किसी एसिड को लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के आयन बनाते हैं। सबको समझेंगे, बारी बारी से हम सबको समझेंगे। और पांचवा और लास्ट क्या करेंगे कि अम्ल जो है, अम्ल क्षार के साथ, अम्ल क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं और क्या होता है, और जल बनाते हैं, है ना। क्या होता है, देखिए अम्ल के बारे में इतना कुछ जानना जरूरी है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि निम्न में से अम्ल के कौन कौन से गुण हैं, यानी कि कैरेक्टर के बारे में, अम्ल के कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है। और इसमें से कोई भी 3 4 दे सकता है ना, या 3 दे दे और कह दे कि लास्ट में दे दे सभी, या कौन से है सारा क्या करे, क्षारक का प्रॉपर्टी दे दे, गुण दे दे और उसमें एक क्या करे कि लवण का दे दे, सॉरी एसिड का दे दे, और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन जो है अम्ल के प्रॉपर्टी है या गुण है, आपको बताना पड़ता है। तो ये पांचों जो गुण है अम्ल के, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको समझते हैं कि अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टे होते हैं। तो नॉर्मली हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं और वो क्या होता है टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एसिड है या एसिड के सोर्स हैं। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम खाते हैं, जैसे आंवला खट्टा होता है ना, अम्ल, आंवला है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना। दही हम खाते हैं, दही भी खट्टा होता है, इमली, इमली, और क्या, और भी बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अंगूर हो गया, कच्चा अंगूर, कच्चा आम, यानी कि जो भी पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सावर होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये ऑप्शन मिले अम्ल के बारे में कि बताइए कि अम्ल के कौन से गुण हैं, तो अगर उसमें देता है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, तो कहिए ठीक है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। यहां तक आप समझ गए। लेकिन एक चीज ये भी समझने वाली है कि दुनिया का हर चीज, हर पदार्थ को टेस्ट करके नहीं आजमाया जा सकता, हर चीज जो है टेस्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया का एक चीज ये समझ लीजिए कि दुनिया का हर चीज जो है ना
हर कंपाउंड जो है ना, हर यौगिक जो है ना, या तो वो अम्ल है, या तो वो क्षारक है, या तो वो लवण है। जितने भी कंपाउंड देखते हैं वो सभी कंपाउंड या तो अम्ल, क्षारक या लवण है। और अगर हमको चेक करना हो कि उन पदार्थों में से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है या कौन सा लवण है, तो सबको जो है टेस्ट करके नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, या बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, एसिड ऐसे हैं जो आपको जला सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हर चीज को टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता है कि ये अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो क्या करेंगे, तब हम कुछ इंडिकेटर्स बनाते हैं, हम कुछ सूचक बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करें, ये पता कर लें कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, या अम्ल है या नहीं है। तो कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली हम करते क्या है ना, अब अगर हमको पता करना होता है कि भाई अम्ल है या नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस का, ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जो अम्ल को मिलाने पर क्या करता है, उसका कलर चेंज कर देता है, और कलर जो है कुछ खास कलर में बदलाव आता है। तब हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ ये एसिड है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में जो है लिटमस पेपर मिलता है। अगर ये लिटमस पेपर क्या है, नीला है, ये लिटमस पेपर नीला है, अगर इसके ऊपर हम क्या करें, इसके ऊपर हम अगर अम्ल डाल दें, एसिड डालें, तो क्या करेगा, इस नीले वाले जो नीला वाला जो पेपर है, जो लिटमस है, इसको जो है लाल में चेंज कर देगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ऐसा अगर अम्ल है, अगर एसिड है, तो वो क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल रंग में, यानी कि लाल लिटमस में चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। यानी कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक सूचक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिटमस क्या है, लिटमस एक इंडिकेटर है ना, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है जिसको हम लोग सूचक कहते हैं। ये क्या कर रहा है ना, इंडिकेटर क्या कर रहा है ना, कि अपने रंग में परिवर्तन करके, इंडिकेटर क्या होते हैं ना, इंडिकेटर अपने रंग में परिवर्तन करके ये बताते हैं कि वो अम्ल है या नहीं है। अब लगता है आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि सारे चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं ना, हमारे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने रंग में परिवर्तन करके हमको ये बता देते हैं, भाई जो मेरे ऊपर रंग डाला गया है, जो भी चीज डाला गया है, वो एसिड है या बेस है ना। तो पहला इंडिकेटर जो हमको पढ़ना है, जो पहला इंडिकेटर हम पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है लिटमस, है ना। लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। लिटमस लिटमस क्या है ना, लिटमस एक पौधे से प्राप्त किया गया उसका जूस है, कह सकते हैं, यानी कि लिक्विड है, उसको निचोड़ कर बनाया गया होगा। यानी कि लिटमस क्या है, एक लाइकेन प्लांट है, पौधा है, इसी से लिटमस जो है बनाया जाता है। लिटमस जो है, ये जो लाइकेन पौधा है, इसी से बनाया जाता है। यह कैसा होता है, ये जो है बैगनी होता है, पर्पल होता है। क्या होता है अपने नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक रूप में जो लिटमस होता है ना, वो पर्पल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस लिटमस का इस्तेमाल करके हम लिटमस पेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं। तो दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं नॉर्मली जो हम यूज करते हैं। एक जो है लाल लिटमस पेपर लाल लिटमस, और दूसरा जो होता है नीला लिटमस। दो लिटमस पेपर बनाते हैं, है ना। सबसे पहला लिटमस जो है ना, वो लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, उसका ओरिजिनल कलर जो है पर्पल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और अगर एसिड, बेस और साल्ट से अगर कहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो वो इंडिकेटर वाले से, यानी सूचक वाला जो टॉपिक है ना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और खासकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा, लिटमस के बारे में पूछेगा। लिटमस के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो आपसे पूछ सकता है कि लिटमस जो बनता है वो किस पौधे से बनता है, उसका सोर्स क्या है। लिटमस जो बनता है, लिटमस जो होता है वो कौन से कलर का होता है अपने प्राकृतिक रूप में,
ठीक है। अब जो लिटमस होता है तो लिटमस का टाइप पूछ सकता है, लाल लिटमस या नीला लिटमस पेपर, ये दोनों पेपर है। क्या होता है कि ये सूचक है, जब हम इस नीले लिटमस पे एसिड का बूंद डालते हैं, एसिड यानी कि अम्ल डालते हैं, तो ये जो नीला लिटमस है ना, क्या हो जाता है, ये नीला लिटमस लाल लिटमस में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ना अगर हम नीले लिटमस पर कोई सब्सटेंस डालें, है ना, नीले लिटमस पर अगर कोई सब्सटेंस डालें और उसका कलर लाल हो जाए, इसका मतलब है अगर अगर नीले लिटमस पर हम कोई सब्सटेंस डालें और वो लाल हो जाए, तो कौन सा पदार्थ होगा, वो एसिड होगा। ठीक इसी तरीके से अगर लाल लिटमस है, इस पे हम क्या करते हैं, कोई पदार्थ लाकर डालते हैं, कोई लिक्विड डालते हैं, इस नीले जो लाल लिटमस है ना, इस पे कोई पदार्थ डालते हैं और ये क्या करे, ये नीले में चेंज हो जाए, ये नीले में चेंज हो जाए, तो ये जो पदार्थ होगा ना, ये पदार्थ ये पदार्थ जो होगा वो क्षार होगा, वो क्षारक होगा। तो ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर दे, वो पदार्थ क्षारक कहलाता है, और ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेपर है, लिटमस पेपर है, अपने रंग में परिवर्तन होके ये बता रहे हैं कि भाई जो पदार्थ हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया है वो एसिड है या बेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लिटमस पढ़ लिए हम, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिकेटर यानी कि सूचक का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है वो लिटमस पेपर से ही पूछता है, जिसको आप देख लिए। उसके बाद जो है ना दो और ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूचक जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक जो है कह दीजिए कि दो प्रकार के होते हैं। एक जो है प्राकृतिक सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं, और दूसरे जो है ना संश्लेषित सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। दोनों का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, है ना। प्राकृतिक सूचक तो ऐसे सूचक जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, पौधे से प्राप्त करते हैं, पौधे से, या हम जानवरों से कह सकते हैं। नॉर्मली हम क्या होता है, पौधों से ही प्राप्त करते हैं, तो वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और ऐसे सूचक जिन्हें हम ये फैक्ट्री या लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो यहां पे हम कर सकते हैं कि जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्राकृतिक से हमको प्राप्त होता है वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, और जिनको हम फैक्ट्री या लेबोरेटरी में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक जो प्राकृतिक रूप से हमको पेड़ पौधे से नॉर्मली प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कैसे, तो ये लिटमस हुआ ना, लिटमस को हम देखें कि हम लाइकेन के पौधे से प्राप्त कर रहे थे। हल्दी भी जो है ना अपने रंग में परिवर्तन करके बताता है कि भाई जो पदार्थ डाला गया है वो एसिड है या नहीं, या बेस है या नहीं, ये चीज बता देता है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं प्राकृतिक रूप से, लाल पत्ता गोभी, ये भी जो है इंडिकेटर है। इस पे एसिड और बेस डालेंगे तो ये कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक इसी तरीके से हाइड्रेंजिया नाम का एक फूल है जो ब्लू कलर का होता है। यह भी क्या है, ये भी इंडिकेटर्स हैं। अगर इनके ऊपर एसिड या बेस या डालेंगे तो ये अपना रंग चेंज करेंगे। एसिड डालेंगे तो कुछ खास रंग में बदलेंगे, और बेस डालेंगे तो कुछ खास रंग में चेंज हो जाएंगे। आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट है। लिटमस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। हल्दी पे अगर हम क्या करें, क्षारक डालेंगे ना, हल्दी पीला होता है ना, हल्दी क्या होता है, कलर में पीला होता है। अगर इस पे क्षारक डालेंगे, इस पीले वाले हल्दी पे क्षारक डालेंगे तो क्या होगा, ये लाल में चेंज हो जाएगा। आप लोग देखते हैं जब किसी को चोट लगता है ना तो हल्दी चूना का हम लेप लगाते हैं, उसके हल्दी चूना का। तो हल्दी को जब गर्म करके उसमें चूना डालते हैं ना तो तुरंत जो है क्या होता है, वो हल्दी जो है रेड कलर का हो जाता है। तो वहां से भी आपको ये चीज ध्यान में होगा। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं
तो क्या होता है कि अगर सब्जी वगैरह का कोई चीज जो है अगर कपड़े पे गिर गया तो वो हल्दी की वजह से क्या होता है, पीला रहता है ना। लेकिन जैसे ही हम उसको साबुन वगैरह से धोते हैं ना, तो साबुन क्या है, बेस है। साबुन क्या है, बेस है। हल्दी होता है, कपड़े पे गिर गया, पीला हो गया, है ना, हल्दी पीला हो गया। और जैसे ही हम उस पर क्या करते हैं, साबुन के साथ धोते हैं, तो साबुन क्या है, साबुन बेस है, उसको क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है ना। तो ये चीज है। तो प्राकृतिक रूप से भी सूचक पाए जाते हैं और संश्लेषित सूचक भी है। और दो सूचक जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। तो पहला जो है वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या होता है, एक है फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन। पहले मिथाइल ऑरेंज को देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है ना, इसका कलर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है कि ऑरेंज कलर का होता है ना। क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इस ऑरेंज कलर पर, इस ऑरेंज कलर पर अगर हम क्या करें, एसिड डालें, एसिड डालें या अम्ल डालें, तो ये क्या करेगा, ये रेड में चेंज हो जाएगा। और इसी ऑरेंज पे अगर हम क्या करें, क्षार डालें, क्षार यानी कि बेस डालें, तो क्या करेगा, ये येलो में चेंज हो जाएगा, यानी कि पीला हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी क्या कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज भी अपना रंग चेंज कर रहा है और बता रहा है कि क्या होता है। मिथाइल ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है। अगर इस पे हम क्या करें, एसिड डालें, अम्ल डालें, तो ये क्या करता है, रेड में चेंज हो गया, ऑरेंज से रेड में चेंज हो गया। फिर ये मिथाइल ऑरेंज हमारा ऑरेंज कलर का है, अगर इस पे हम बेस डाल रहे हैं, क्षार डाल रहे हैं, तो क्या करेगा, ये जो है येलो में यानी कि पीला हो जाएगा, यहाँ पे लाल हो जाएगा। ऑरेंज क्या होगा, पीले कलर का चेंज हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज जो है कलर में ऑरेंज है। एसिड डालेंगे तो रेड में चेंज हो गया, बेस डालें तो पीला में चेंज हो गया। तो इस चीज से हमको पता चल जाएगा ना, कोई भी किसी भी चीज को अगर हमको पता करना है एसिड है या बेस है, तो क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज उसमें डाल देंगे। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, अगर रेड हो गया तो कहेंगे एसिड है, वो पदार्थ एसिड है। अगर वो पदार्थ क्या हुआ, कोई चीज हम किसी लिक्विड में डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज डालें और क्या हुआ, वो पीला हो गया, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, बेस है। चलिए एक और बचा हुआ है, फिनोल्फथेलीन। क्या है, फिनोल्फथेलीन। ये भी क्या है, ये भी संश्लेषित सूचक है। इसके पहले क्या था, मिथाइल ऑरेंज जो था, मिथाइल ऑरेंज, तो आपको दे सकता है नाम, कह देगा निम्न में से कौन जो है संश्लेषित सूचक है, निम्न में से कौन जो है संश्लेषित सूचक है। आपको दे देगा लाल पत्ता गोभी, लिटमस, और उसमें हल्दी दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, और एक दे देगा मिथाइल ऑरेंज। या ये कहेगा निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है, और क्या करेगा, 3 दे दिया, लिटमस, हाइड्रेंजिया का फूल और हल्दी, और एक डाल दिया फिनोल्फथेलीन। तो क्या, फिनोल्फथेलीन जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है। आप लोग को याद रखना है इसका नाम। फिनोल्फथेलीन में क्या होता है ना, फिनोल्फथेलीन में जब क्षारक डाला जाता है ना, या क्षारक को फिनोल्फथेलीन में डाला जाता है, तो ये क्या करता है, ये पिंक में चेंज हो जाता है, यानी कि गुलाबी कलर हो जाता है। एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिनोल्फथेलीन के बारे में ये याद रखना है कि ये जो लिक्विड है ना, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, कलरलेस होता है। एसिड डालेंगे तो नो चेंज, एसिड डालेंगे नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेस डालेंगे तो ये जो कलरलेस है ना, जो कलरलेस लिक्विड है, वो पिंक में चेंज हो जाएगा। अगर एसिड से क्वेश्चन पूछना होगा तो मैक्सिमम जितना अभी तक हम पढ़े हैं वो इंडिकेटर्स से ही पूछता है। मैक्सिमम टाइम में क्या करता है कि इंडिकेटर्स है, या हम ये कहें कि इंडिकेटर से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, या तो लाइकेन के बारे में आए, या तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में आए, या तो फिनोल्फथेलीन के बारे में आए। तीनों में से किसी एक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं। अगर
अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज जो है अगर उसमें हम बेस डालते हैं तो येलो में चेंज हो जाता है, और एसिड डालते हैं तो रेड में चेंज हो जाता है। फेनोल्फथालीन क्या है? एसिड के साथ किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं करता, और जब हम उसमें बेस डालते हैं तो क्या करता है? वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि एसिड जो है ना, एसिड विद्युत के सुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को पास होने देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये विद्युत के सुचालक है ना। हाइड्रोजन के आयन बनाते हैं, या जब इनको हम क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड में मिलाते हैं तो ये आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन के आयन बनाते हैं। इनको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और ये जो है अम्ल क्षारक के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, ठीक है। इसको भी हम बाद में समझ लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम बेस पढ़ेंगे ना तो वहां ये दोनों चीजें जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए हम इसको यहां पे छोड़ दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम। और क्या करते हैं? एक नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जल्दी से समझते हैं उसको, वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते रहे हैं वो इंडिकेटर से पूछे जाते हैं। अम्ल के क्या गुण हैं, क्या प्रकृति है, उससे पूछे जाते हैं, और जो अब तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दो चीजों के बारे में पढ़ना हमको, या हम कह सकते हैं कि मिनरल एसिड या कार्बनिक एसिड, है ना। चलिए, दो एसिड के बारे में हमको पढ़ना है। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, और दूसरा जो है हमको खनिज अम्ल के बारे में पढ़ना है। खनिज अम्ल के बारे में पढ़ना है। कार्बनिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल भी बोलते हैं। दुर्बल मतलब कमजोर होता है, दुर्बल अम्ल, है ना। और खनिज लवण को हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। आपका इंग्लिश मालूम होना चाहिए। इसको जो है ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दुर्बल अम्ल, चाहे कार्बनिक अम्ल कहें, चाहे हम क्या कहें, दुर्बल अम्ल कहें, है ना। वीक एसिड, अभी जब हम इसको समझेंगे तो दोनों जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही पूछता है। कार्बनिक एसिड दे देगा और पूछ देगा कि क्या वही चीज है जो दुर्बल अम्ल है, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों का नाम कैसे, ये चारों नाम कैसे जो है डिसाइड होता है? अगर कोई कार्बनिक एसिड है तो वह वीक एसिड होगा, अगर कोई जो है मिनरल एसिड है यानी कि खनिज अम्ल है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मिनरल एसिड। अब ये कैसे तय होता है इसको देखते हैं, है ना। तो जो ऐसे एसिड जिनकी प्राप्ति हमें पौधों से या जानवरों से होती है वो वीक एसिड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। किससे? तो जानवरों एवं पौधों से जो मिलता है, पौधों से जो अम्ल हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। और दूसरा, जो अर्थ के क्रस्ट से यानी कि जमीन के अंदर से जो हमको प्राप्त होता है अर्थ के क्रस्ट से, या जिसे हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? मिनरल एसिड कहलाता है या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। ये चीजें जो है आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब तक हमने देखा कार्बनिक अम्ल वही चीज है जो दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहां से मिलता है? हमको जानवरों से ये मिलता है या पौधों से मिलता है। खनिज अम्ल मिनरल एसिड का दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जमीन से मिलता है, हमको अर्थ से मिलता है, इसको खोद कर निकालते हैं या फिर हम क्या करते हैं इसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। चलिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ नाम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम आप सबने सुना होगा। दूसरा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और तीसरा जो है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है।
अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ जो जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं कि कुछ वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, है ना, उसके बाद लैक्टिक एसिड, सब पूछा जाएगा एग्जाम में, ये सारा इंपॉर्टेंट है, नाम ऐसे ही पूछ लेगा। फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और ये भी पूछा जाता है, या हम कह सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इतना ही नहीं पूछा जाएगा आपसे, और क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एसिटिक एसिड जो है, जो एसिटिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है, जो लैक्टिक एसिड है वो कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है, सिट्रिक कहाँ मिलेगा, और ऑक्जेलिक एसिड जो है कहाँ मिलेगा। तो शुरू में ही हमने देखा था कुछ खाने वाले पदार्थ जो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो एसिटिक एसिड जो मिलता है ना, वो मिलता है विनेगार में। कहाँ मिलता है? विनेगार में, जिसका इस्तेमाल हम लोग अचार वगैरह बनाने में करते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? तो दही में या दूध में, है ना, खट्टे दूध में या दही में। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? तो फॉर्मिक एसिड आपको हो सकता है जो फॉर्मिक एसिड को हम मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, मेथनोइक एसिड। पूछ देगा कि फॉर्मिक एसिड को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, एसिटिक एसिड दे देगा, लैक्टिक एसिड दे देगा, टार्टरिक एसिड दे देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बनिक एसिड है ना। तो फॉर्मिक एसिड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि जो चींटी जब हमको काटती है ना, तो असल में क्या करती है कि वो हमारे बॉडी में जो है एसिड इंजेक्ट कर देती है, और वो एसिड जो होता है ना वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो क्या होती है? वो चींटी होती है जो हमारे बॉडी में क्या करती है, एक एसिड जो है इंजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से हमको चुभन होता है या तकलीफ होता है। चींटी एंट कौन सा एसिड जो है? तो फॉर्मिक एसिड जो है हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है। फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। दूध या दही में जो एसिड होता है लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड कहलाता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ना, वो या तो इमली में या जो खट्टा अंगूर जो है वहां पे हमको मिलता है टार्टरिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रस जितने भी फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जैसे नींबू, है ना, संतरा, ये जो चीजें हैं ना उसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और एक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में मिलता है। अब आपका ये काम है कि आप इसको याद रखिए। सबसे पहले तो कार्बनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। जो भी कार्बनिक एसिड होगा ना, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स में पाया जाएगा, जो भी पेड़ पौधों में पाया जाएगा या जानवरों में पाया जाएगा, वो स्ट्रांग तो होगा नहीं। स्ट्रांग होगा तो वो सर्वाइव भी नहीं करेंगे। इसलिए जो जानवरों या पेड़ पौधों में पाया जाता है उनका वीक होना जरूरी है, और जानवरों और पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसीलिए इसको कार्बनिक ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है ना। अब ये चीजें जो 6 नाम यहां पे लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम में पूछेगा, किसी एक का तो इसमें से आना है। ऑब्जेक्टिव आपको ऑप्शन में दे देगा, कहीं भी दे दे, लेकिन इससे आपको आएगा, है ना। तो याद रख लेना है कि एसिटिक एसिड जो है कहां मिलता है? दूध में। जो लैक्टिक एसिड होता है चींटी जो इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में, जो डंक मारती है, एक्चुअल में क्या करती है कि वो हमारे बॉडी में एसिड डाल देती है। वो कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। उसी को हम लोग मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। आगे चलकर हम आपको मेथनोइक एसिड का जो है रासायनिक सूत्र भी बताएंगे। एसिटिक एसिड का भी रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे जब हम कार्बन वाले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 4 में जब जाएंगे ना, तो वहां से हम इन दोनों का रासायनिक सूत्र भी याद करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र पूछता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये क्विक रिवीजन है तो यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई तो भाई मेहनत का चीज है। आप हो सकता है कि आपने पहले की भी मेहनत किया है,
तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएगी। अगर आपने पहले मेहनत नहीं किया है, आपका प्रिपरेशन कमजोर है, कम है, तो अब भी वक्त है कि थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एग्जाम जो है आपका अच्छा जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। तो क्विक रिवीजन के अंतर्गत भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे ही हम टिक करा दे कुछ भी और आपका एग्जाम पास हो जाए, लेकिन कभी ना कहीं, कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा। ये मौका है कि अभी जो है कम से कम मेहनत करके आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, जो जो चीज दिखाया जा रहा है उसको तो याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। कार्बनिक एसिड इसलिए है क्योंकि जानवरों और पौधों में पाए जाते हैं, जानवरों और पौधों में पाए जाते हैं, इसलिए ये कमजोर होते हैं, ठीक है। उनका कुछ नाम दे दिया गया है जो हम लोग नॉर्मली खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चींटी भी हो सकती है, और यहां पे हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी जो है वो भी, मधुमक्खी भी जब डंक मारती है ना तो यही मेथनोइक एसिड जो है हमारे बॉडी में डाल देती है। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली कोरोसिव होते हैं, और ये जो है कुछ नाम है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला ये रासायनिक सूत्र देकर आपको उसका नाम पूछ लेगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जो है नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल। नाम याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, 3 ये दे देगा और उसमें से एक ये डाल देगा, फॉर्मिक एसिड। आपसे ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन से जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 2 3, तीनों दे देगा और लास्ट में दे देगा सभी। आपको डी पे ऑप्शन मारना होगा। इसमें भी ऐसे ही पूछ सकता है कि लैक्टिक एसिड किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आपको दे देगा टमाटर, विनेगर, दही, इमली। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड जो है ना दूध में मिलता है और दही में मिलता है। आपसे ये पूछ देगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वो कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में छोड़ देती है, कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर में छोड़ देती है। तो आपको याद होना चाहिए कि मेथनोइक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है। ये चीज पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है उसी चीज को मैंने उठाया है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इस एसिड बेस और साल्ट का, उसको हमने कवर किया अब तक। सबसे पहले हमने देखा कि एसिड क्या है, एसिड के प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। फिर कैसे पता किया जाएगा कि कोई चीज एसिड है या बेस है ना। हम इंडिकेटर के बारे में पढ़े, इंडिकेटर में हम जो है लिटमस के बारे में ठीक से पढ़ें। उसके बाद जो है हम फेनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में भी पढ़े, हल्दी के बारे में भी देखें। नेचुरल इंडिकेटर को समझे, सिंथेटिक इंडिकेटर को समझे। उसके बाद अब तक जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो एसिड के टाइप पढ़ रहे हैं कि कुछ एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड जो है कमजोर होते हैं। जो एसिड कमजोर होते हैं यानी कि वो नॉर्मली जो है जानवरों या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको जमीन से खोद कर निकाला जाता है या लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम आपको याद करने होंगे, उसका रासायनिक सूत्र और उसका नाम याद होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जो कुछ वीक एसिड है उसका भी नाम दिया हुआ है और नॉर्मली हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसको छोड़ दे, फॉर्मिक एसिड को तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि ये हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे अमाशय में यानी कि स्टमक में जो है ना ये HCl पाया जाता है। HCl से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है पूछेगा, चाहे जिस भी तरीके का क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में इस नाम से रिलेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी में पूछे चाहे केमिस्ट्री में पूछे, आपसे कहीं ना कहीं HCl के बारे में पूछेगा। तो ये जो है फॉर्मिक एसिड ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, क्योंकि ये जो है ना कुछ प्रैक्टिकल टाइप का चीज है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षारक क्या है। अब तक हमने देखा कि अम्ल क्या है, क्षारक के बारे में भी थोड़ा बहुत इंडिकेटर के पढ़ते समय हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब देखते हैं कि क्षारक क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि ये स्वाद में, क्षारक जो होते हैं ना स्वाद में
कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये सोपी होते हैं। टच करने पर, छूने पर ये सोपी होते हैं। यानी कि जैसे हम साबुन को छूते हैं ना, तो साबुन कैसा होता है? चिकना होता है ना। सोपी या चिकना होते हैं। हम समझेंगे, सबको बारी बारी से समझेंगे, है ना। क्षारक और क्या करते हैं? क्षारक जो है लाल लिटमस को है ना नीले लिटमस में बदल देते हैं। नीले लिटमस में चेंज कर देते हैं। बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। क्षारक जो होते हैं ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षारक भी विद्युत के सुचालक होते हैं। जल में मिलाने पर जलीय विलयन में OH माइनस आयन बनाते हैं। OH माइनस आयन बनाते हैं। और ठीक वही बात होता है जो एसिड के साथ था कि अम्ल के साथ यानी कि क्षार जो है अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे लवण और जल। आप ध्यान से इसको देखें तो इसमें से 2-3 चीजें ऐसी हैं जो अम्ल में भी आप देख रहे थे। क्या था कि OH माइनस ये विद्युत के सुचालक है। और क्या था? हम कह सकते हैं ना कुछ सिमिलरिटी है। यानी कि अगर एसिड जो है अम्ल जो है विद्युत का सुचालक है तो यहां क्षारक भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। और ये 5-6 नंबर हम देख रहे थे कि अम्ल जो है बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल। और यहां पे भी क्या हो रहा है कि एसिड जो है यानी कि क्षारक जो है एसिड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। चाहे एसिड और लवण दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो वो लवण और साल्ट ही बनाएंगे। तो 2 चीज तो सेम है। यहां पे हम देख रहे थे कि ये क्षारक जो होता है ना जलीय विलयन में OH माइनस आयन बनाता है। जल में जब जैसे डालते हैं ना तो ये OH माइनस आयन बनाता है। और एसिड क्या कर रहा था? एसिड जो है H प्लस आयन बना रहा था। तो यहां से देखिए कैसे चीजें जब मिला कर हम पढ़ते हैं ना तो चीजें आसान हो जाती है। चीजें जब इसलिए क्या होता है ना कि आपको पूरा पढ़ना होता है ताकि क्या कर सके ना आप एक दूसरे से जोड़कर पढ़ सके। तो यहां से देखिए हम देख रहे थे कि एसिड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और यहां पे देख रहे हैं कि लाल लिटमस को जो है बेस नीला कर दे रहा है। विद्युत का सुचालक है, एसिड भी विद्युत का सुचालक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो लवण और जल बनाता है बेस, ठीक इसका ऑपोजिट जो है अम्ल करता था। यहां पे OH माइनस आयन बना रहा है और एसिड क्या करता है? H प्लस आयन बनाता है। स्वाद में ये क्या होता है ना, स्वाद में ये कड़वा होता है, तीखा नहीं होता, कड़वा होता है। अम्ल क्या था? खट्टा था। ठीक है। छूने पर ये सोपी या चिकना होता है। जैसे छूते हैं ना तो कोई चीज चिकना होता है, सोपी होता है। ये टच करने पे ऐसा ही होता है, चिकना होता है। जैसे साबुन, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का लिक्विड अगर हम टच करें तो वो चिकना होगा। साबुन जो हम टच करते हैं तो कैसे सोपी जैसा नहीं चिकना होता है। तो जो भी क्षारक है ना उनका 2 चीज याद रखना है कम से कम, स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर वो चिकना या सोपी होते हैं। ये तो आपको पहले भी बता दिए हैं कि अगर लाल लिटमस है तो क्या करेगा? उसको नीले में चेंज कर देगा। विद्युत का सुचालक है, OH माइनस आयन बनाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एक्चुअली में मैंने इसको फिर से यहां पे छोड़ दिया जैसे एसिड वाले में छोड़ा था, क्योंकि तुरंत ये पढ़ने के बाद हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने एसिड में देखा था कि एसिड 2 प्रकार के हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा जो है वीक एसिड है ना। तो यहां भी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बेस जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षारक, और दूसरा जो है दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस, है ना। कुछ नाम आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। 5 नाम जो है बेस के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगर वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हाईली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो यही है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
वहीं देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी क्या है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यह भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपसे नाम पूछे, ऑप्शन में दे दे कि निम्न में से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, और 4-5 नाम दे दे, 3 नाम दे दे, एक इसमें से ये डाल दे, तो आपको ये बताना ये दोनों जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ नाम बताइए जो वीक बेस हो, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। उसके बाद CaOH2, कैल्शियम। नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा, नाम पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा। अभी बता देते हैं कि कैसे कैसे ये पूछ सकता है। NaHCO3, ये तीनों नाम, ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां से तो क्वेश्चन पूछ ही लेगा, इस चीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ही लेगा। अगर आपसे पूछ दे कि निम्न में से कौन से दुर्बल अम्ल है, और क्या करे, नाम दे दे, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और लास्ट में दे दे सभी, तो आपको क्या करना है, सभी पे टिक मारना है। आपसे क्या करेगा कि आपसे पूछ देगा कि NaHCO3 का या सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, पूछेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ना, कि साबुन बनाने में यही काम आता है, बेकिंग सोडा में भी या बेकिंग पाउडर में भी यही काम आता है, इसका काम जो है आग बुझाने में भी हम करते हैं। तो ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, जो कि क्या है, विक बेस है, इसलिए इसके बारे में आपसे पूछेगा। इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट देकर बोलेगा रासायनिक सूत्र बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, है ना। तो आपको नाम दे देगा, रासायनिक नाम दे देगा, और क्या पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछ देगा। यहां पे आपसे कह देगा कि निम्न में से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको क्या करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दे, और डी दे दे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्वेश्चन पूछने के जो है ना काफी ज्यादा संभावना है। आपको ये नाम याद होना चाहिए, जैसे मैंने एसिड में बताया था, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, उसका नाम याद होना चाहिए, और किस खाने वाले चीज में पाए जाते हैं उसका भी नाम याद होना चाहिए। यहां से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, इसका नाम याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम याद होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम याद होना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम। आप सिर्फ यहां पे मेहनत करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वहां से आपको ये बार बार रिवीजन होगा, आप सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब हम मॉडल सेट लेकर आएंगे तो मॉडल सेट में भी आपको ये चीजें बार बार रिवीजन होगी। तो जब भी देखे ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप सिर्फ देखते रहे तो आपको काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको याद कर लेना, चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अब तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम जो चीज एसिड और बेस दोनों में छोड़ दिए थे, है ना, जो एसिड और बेस दोनों में छोड़ दिए थे, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पे एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन था ना, जैसे क्या था, अम्ल और क्षार
अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। एसिड वाले में देखे थे हम। बेस वाले में क्या देख रहे हैं कि क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और साल्ट बनाता है, लवण और जल बनाता है। देख रहे हैं ना, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, साल्ट बनता है और जल बनता है, दोनों ही कंडीशन में। एक चीज और हम पढ़ रहे थे यहीं से कि अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन बनाता है, और क्षारक क्या करता है, वो OH- आयन बनाता है। आपसे पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन बनाता है, दे देगा कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, OH- और H+। अब आप बताते रहिए। अगर आपको मालूम नहीं होगा कि अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या बनाता है, H+ आयन बनाता है, जैसे ही जल में मिला वो H+ आयन बनाएगा। क्षारक जैसे ही जल में मिला OH- आयन बनाएगा, है ना। ये याद रखने वाला चीज है, क्वेश्चन आएगा यहां से। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं ना, तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, ये अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहलाता है, उससे पहले क्या करते हैं, एक रिएक्शन करा लेते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताए हैं स्ट्रॉन्ग बेस, क्या करेगा, रिएक्शन करके बनाएगा साल्ट NaCl + H2O। साल्ट क्या है, साल्ट जो है, सॉरी NaCl क्या है, ये साल्ट है ना, लवण है। तो यहां पे एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, कि अम्ल जब बेस के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, या क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये दोनों क्या करते हैं ना कि एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, यानी कि नलिफाई कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं कि एसिड और बेस मिले ना, तो दोनों क्या बनाएंगे, जब ऐसा बनाएंगे तो वो ना एसिड बचेगा और ना बेस बनेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्या होगा, बीच में जो प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका नेचर ना एसिडिक होगा, उसका नेचर ना बेसिक होगा, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए क्या करेंगे, उदास कर देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, न्यूट्रल कर देंगे उसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी कैसे, अभी हम उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना। तो अभी हमने आपको बताया कि ये HCl जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, थोड़ा देर पहले ही बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कहां पाया जाता है, ये अमाशय में, अमाशय में कहां पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या काम है, तो इसका एक काम है ना माइक्रोब्स को मारना, माइक्रोब को मारना, जो भी रोगाणु है ना, रोगाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के साथ चले जाते हैं हमारे पेट में। तो HCl ये स्ट्रॉन्ग है, क्या करता है, खाने के साथ जाकर मिल जाता है, और जो भी माइक्रोब हमारे खाने में गए हैं ना उनको मार देता है, क्योंकि इसका एसिडिटी जो है ना बहुत ज्यादा होता है, एसिड है। एक्चुअल में कभी कभी आप होता क्या है ना कि जब ये हमारे अमाशय में HCl जो है ना ज्यादा हो जाता है, और HCl क्या है, एसिड है, तो आप नॉर्मल लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि हमको एसिडिटी की समस्या है, हमको अम्लीयता की समस्या है, हमको एसिडिटी हो गया है। उस एसिडिटी का मतलब क्या है ना कि उसके अमाशय में जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ज्यादा हो रहा है, सेक्रेशन जो है ज्यादा हो रहा है। या नॉर्मली जब हम खाना वगैरह ज्यादा खा लेते हैं तो उस टाइम में भी एसिडिटी होता है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं ना, उस टाइम में हम इनो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। हमारे पेट में क्या हुआ, एसिड बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, हम क्या करते हैं, हम इनो लेते हैं। इनो एक्चुअल में है क्या, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि क्या है, वो बेस है। क्या है,
बेस है, HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कम कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, समझ में आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल कर दिए। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और वाटर बनाते हैं, और ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और इसलिए कहलाता है क्योंकि दोनों का इफेक्ट जो है समाप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल लेकर यहां पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल का भी, जल या तालाब है ना, या जहां हम लोग मछली वगैरह जिस तालाब में पालते हैं, क्या होता है, कभी कभी ना उसका अम्लीयता बढ़ जाता है, उसका अम्लीयता बढ़ जाता है, उस जल का एसिडिटी जो है ना बढ़ जाता है, एसिडिक नेचर जो है उसमें एसिडिक हो जाता है, वो जल जो है एसिडिक हो जाता है। अब उस कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में मछलियों का रहना मुश्किल हो जाता है और मछलियां जो है मरने लगती हैं। हमको क्या करना है ना, हमको जो है इस एसिडिक नेचर को खत्म करना है, हमको इस एसिडिक नेचर का क्या करना है, खत्म करना है। तो हमको मालूम है कि जब भी हम एसिड के साथ बेस मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उस पानी में, जल में क्या करते हैं, चूना लाकर डाल देते हैं। चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बाई नेचर क्षारक है, ये क्षार है, बेस है, जो पानी में मौजूद एसिड के नेचर को क्या करता है, प्रभाव को कम कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और पानी जो है मछलियों का रहने लायक हो जाता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हमने बेस में भी पढ़ा था कि बेस में हमने अम्ल में भी पढ़ा था कि अम्ल बेस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और यहां भी हम पढ़ रहे हैं कि बेस क्या कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण बना रहा है। एक्चुअली में ये न्यूट्रलाइज होता कैसे है ना, थोड़ा सा यहां पे ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम कहते हैं कि बेस जो है OH माइनस आयन बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है, और एसिड क्या करता है, H प्लस आयन बनाता है ना। अगर जल में इसका क्वांटिटी ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, यानी कि एसिडिक है, इसका मात्रा ज्यादा है यानी कि बेस है। और देखो जो बेस का रीजन है और जो एसिड का रीजन है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना, 2H2O वाटर, वाटर बना लेते हैं, है ना। एसिड है, H प्लस आयन है तो एसिड है, OH माइनस आयन है तो बेस है, और दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। यही रीजन है कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चलिए इस चैप्टर में, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू आप लोग भी इसका नाम सुनते होंगे, पीएच वैल्यू। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं उनका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है। जितने भी कंपाउंड है, जितने भी सब्सटेंस है, उनका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होगा। जैसे दूध है उसका पीएच वैल्यू है, हमारा ब्लड है उसका पीएच वैल्यू है, जो पानी पीते हैं उसका पीएच वैल्यू है, नदी का जो पानी है उसका पीएच वैल्यू है, कोई भी लिक्विड है उसका पीएच वैल्यू है। एसिड जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका एक पीएच वैल्यू है। सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जो भी सब्सटेंस है उनका क्या है, एक पीएच वैल्यू है। उस पीएच वैल्यू, उसका मान अगर पता चल जाए तो बहुत सारी चीजें जो है हम उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर सिर्फ हम उसका मान पता चल जाए तो उस पदार्थ के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, चीजें और आसान होती जाएंगी। पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, पावर, है ना। और H का यहां से मतलब हुआ, H हाइड्रोजन का आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन। शक्ति किसका, पावर पता करना है किसका, हाइड्रोजन के आयन का। तो सिंपली समझ लो कि किसी भी विलयन में, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, यह डिसाइड करेगा कि उसका पीएच वैल्यू कितना होगा। इस विलयन में
हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या या क्वांटिटी, मात्रा, ये डिसाइड करेगी कि उसका पीएच वैल्यू कितना है। दो चीज हो सकता है, या तो किसी भी विलयन में सॉल्यूशन में पीएच हाइड्रोजन आयन की संख्या या तो बहुत ज्यादा हो सकती है या तो बहुत कम हो सकती है, दो चीज हो सकता है, या मीडियम में हो सकती है, यह भी हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या कुछ ना कुछ तो होगी। तो पीएच वैल्यू का मान एक्चुअली में इस विलयन में या किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या पता करने के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं कि पीएच का वैल्यू जो होता है ना, वो 0 से लेकर 14 तक होता है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 14 तक इसको मान लेते हैं। बीच में 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं, 7 आता है बीच में। तो किसी भी विलयन में अगर H+ आयन की संख्या बहुत कम है, यानी कि संख्या उसका कम है, तो डिसाइड होगा उसका पीएच वैल्यू कितना है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 8 9 10 11 12 13, कुछ भी हो सकता है, डिसाइड हो सकता है ना। तो अगर किसी भी विलयन में अगर उसका H+ आयन की संख्या कम है तो उसका नेचर जो होगा अम्ल होगा या एसिडिक होगा। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है, अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा, एसिड होगा। अगर पीएच का वैल्यू यानी कि क्षार क्या है, 7 से ज्यादा है, पीएच का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। अगर ये विलयन है, अगर हम कहें कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 क्या 7 से ज्यादा होगा, जो 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेस हो जाएगा। यानी कि पीएच वैल्यू ही डिसाइड करता है। ये पीएच वैल्यू हुआ ना, यहां से 7 से लेकर 14 तक क्या, बेस, 7 से लेकर 14 तक क्षार। अगर पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है और 14 तक है तो उसका वो क्या होगा, क्षार होगा। अगर 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक अगर किसी भी विलयन का सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है तो वो अम्ल होगा, वो एसिड होगा। अगर उसका वैल्यू जो है 7 तक है। अब जब हम कह रहे थे कि एसेटिक एसिड एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड एसिड है, एसेटिक एसिड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड है, इनका सीधा सा मतलब है कि इनका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इनका हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बेस है, यानी कि इनका जो है क्या होगा, पीएच वैल्यू जो होगा वो हमेशा जो है 7 से ज्यादा होगा। चलिए इसको लिख भी देते हैं। एक चीज आपको क्लियर हो गया, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम तो एसिड, 7 से कम, 7 से कम क्या होगा, एसिड होगा। कौन कौन आएंगे तो अब देख लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एसिड है इसका सीधा सा मतलब है, एसिड है इसका सीधा सा मतलब है कि उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगा। अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, बेस होगा। और इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेस होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे बेस हैं। तो अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछ दे
कि ये निम्नलिखित बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट का है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है, इसके पीएच का मान होगा 7, इसका पीएच का मान होगा 0 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर इसका पीएच का मान होगा A 0, B 0 से 7 तक, C 7 से 14 तक, D कोई नहीं। तो आपको बताना होगा ना कि अगर उसका पीएच का मान जो है 7 से, अगर बेस है तो 7 से ज्यादा ही होगा, एसिड है तो 7 से कम होगा। इसका मतलब इन जितने भी हमको देख रहे हैं यहाँ पे सबका मान जो है 7 से कम होगा, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं उनका सबका मान जो है 7 से ज्यादा होगा। और जो 7 पे होता है ना वो न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता है ना बेस होता है। दूध जो है ना बाई नेचर एसिडिक है, बाई नेचर एसिडिक है। चाय जो पीते हैं वो बाई नेचर एसिडिक है, कॉफी जो पीते हैं वो बाई नेचर एसिडिक है, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू जो होता है ना वो 7 से कम होता है। हमारा ब्लड जो है ना वो बाई नेचर बेसिक है, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू जो ना वो 7 से ज्यादा होता है, 7.4 से लेकर 7.8 के करीब में होता है ना। तो उसका पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो बाई नेचर हमारा ब्लड जो है ना, बाई नेचर हमारा ब्लड जो है वो बेसिक है। हमारा बॉडी भी लगभग इसी प्रेशर में काम करता है, यानी कि लगभग बेसिक नेचर ही होता है। 7 से थोड़ा सा ज्यादा के करीब में हमारा बॉडी जो है काम करता है। जितने भी तालाब वगैरह है उनका भी अपना एक पीएच वैल्यू होता है। तो यहां से जो भी पीएच वैल्यू का मान हमको समझना था, पीएच वैल्यू के बारे में जो भी चीज समझना था वो हम समझ पाए। तो अब तक जो है हमने इस चैप्टर को भी क्या किया है कि इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इसलिए पढ़ा है, ये थोड़ा सा चैप्टर जो है लंबा कर दिया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर थोड़ा सा इससे छोटा है, जबकि अम्ल वाला इससे बड़ा है, क्योंकि केमिस्ट्री से जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ना, केमिस्ट्री जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो इसी चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाते हैं, जो एसिड, बेस एंड साल्ट का है, अम्ल, क्षार एवं लवण का है। और एक टॉपिक जो है, जो अब तक हमने एसिड भी पढ़ लिया, बेस भी पढ़ लिया, कैसे एसिड और बेस के बारे में पता करते हैं वो भी पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। हमने ये भी देखा कि कैसे जो है कोई चीज न्यूट्रलाइज हो जाता है, आखिर एक्चुअली में वो वर्क कैसे करता है, पीएच वैल्यू को समझें। उसके बाद इतना चीज अगर आप समझ लें तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट में अब एक टॉपिक जो है हमारे पास बचा है वो है साल्ट, लवण। लवण के बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे।